Mr. Navarsky. Please follow me. While you were in the air, there was a military coup in your country. The Republic of Krakosia is under new leadership. Krakosia. I don't think he gets it. तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां बाहर देशों से आए लोग अमेरिका में दाखिल होने से पहले इमिग्रेशन प्रक्रिया से होकर गुजरते दिखते हैं। और इन्हीं सब मुसाफिरों के बीच हम पहली बार विक्टर नवोर्स्की को देखते हैं, जो यूरोप के एक देश कर्कोजिया का निवासी था। अब हम देखते हैं कि इमिग्रेशन का एक अधिकारी जैसे ही उसका पासपोर्ट चेक करने के लिए मशीन में डालता है तो मशीन उसे इनवैलिड यानी अवैध बताती है। ये देखकर वो तुरंत इसकी सूचना एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों को देता है, जहां सिक्योरिटी वाले आकर उसे चेकिंग के लिए वहां से ले जाते हैं। अब सिक्योरिटी का एक अधिकारी थर्मन उससे पूछताछ करता है, लेकिन विक्टर को इंग्लिश न आने की वजह से वो उसकी किसी भी बात को समझ नहीं पाता। नतीजा वो उसकी रिटर्न टिकट और पासपोर्ट जब्त करते हुए उसे एयरपोर्ट के कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के डायरेक्टर फ्रैंक डिक्सन से मिलवाता है, जहां डिक्सन उसे बताता है कि जब वो फ्लाइट में था तो उसी दौरान उसके देश में सिविल वॉर छिड़ गई थी, जिसमें विद्रोहियों ने मौजूदा सरकार का तख्ता पलट करते हुए राष्ट्रपति आवास पर हमला कर दिया था, जिसमें बहुत से लोगों की जान चली गई थी। जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने आने वाली सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है और इसी वजह से उसका ट्रैवलिंग वीज़ा भी रद्द हो चुका है। यानी अब वो ना ही अपने देश वापस जा सकता है और ना ही अमेरिका की धरती पर कदम रख सकता है। लेकिन इंग्लिश ना आने की वजह से विक्टर उसकी एक भी बात समझ नहीं पाता, जिसे देख डिक्सन उसे एयरपोर्ट लॉन्ज में तब तक इंतजार करने को कहता है जब तक उसके देश के हालात नॉर्मल नहीं हो जाते। अब थर्मन उसे एयरपोर्ट का लॉन्च दिखाते हुए उसे खाने के कुछ कूपन्स, घर बात करने के लिए एक कॉलिंग कार्ड और एक पेजर देता है, जिससे वो लोग उसके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, और साथ ही उसे एयरपोर्ट में ही रहने की हिदायत देते हुए वहां से चला जाता है। और तभी अचानक उसे अपने देश का राष्ट्रीय गान सुनाई देता है, जिसे सुन वो एयरपोर्ट पर लगे एक टीवी के पास जाता है, जहां उसे अपने देश के हालातों के बारे में पता चलता है। वो रोते हुए वहां मौजूद लोगों से टीवी पर आ रही खबरों को ट्रांसलेट करने की गुहार लगाता है, लेकिन किसी को आता ना देख वो निराश हो जाता है। अब भागते भागते वो एयरपोर्ट के एक प्राइवेट क्लब में जाता है, जहां वो एक क्लब के मैनेजर से टीवी पर आ रही खबरों को ट्रांसलेट करने को कहता है, लेकिन क्लब का मालिक उसे कोई गरीब समझकर उसे अपने क्लब से बाहर निकाल देता है। अब अपने देश के ऐसे हालातों को देख वो अपने परिवार के लिए चिंतित हो उठता है और अपने घर फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉलिंग कार्ड पर इंग्लिश होने की वजह से वो फिर से लोगों को उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे नहीं आता। और जल्द ही वो खुद को एक अनजाने देश में अजनबी लोगों के बीच पाता है, जहां उसे पहली बार एहसास होता है कि इस तेज रफ्तार दुनिया में वो कितना पीछे रह गया है। अब भूख से परेशान विक्टर अपने कूपन्स को समझने की कोशिश करता है कि तभी उसका ध्यान अपने पीछे एक लड़की पर जाता है, जो अपना बैग बंद करने की कोशिश कर रही थी। अब वो अपने कूपन्स को वहीं छोड़कर उसकी मदद करने में जुट जाता है कि इसी बीच उसके कूपन्स हवा से उड़कर नीचे गिर जाते हैं, जिसे एक सफाई कर्मचारी कुत्ता उठा लेता है, जिसे विक्टर देख लेता है और उसके पास जाकर कचरा चेक करने लगता है, जिसे देख गुप्ता उसे भगाने के लिए उसे अगले मंगलवार आने को कहता है और वहां से चला जाता है। अब भूख से बेबस और लाचार विक्टर रात को सोने के लिए एक अंडर कंस्ट्रक्शन गेट पर पहुंचता है, जहां वो वहां रखी कुर्सियों पर सोने की कोशिश करता है, लेकिन सो नहीं पाता। जिससे परेशान होकर वो अपने बैग से एक आर्मी नाइफ निकालकर वहां लगी कुर्सियों से अपने लिए एक बेड बनाता है और अपने साथ लाए एक कैन को अपने सीने से लगाकर सोए। और इसी दौरान डिक्सन की नज़र वेटिंग रूम में बैठे विक्टर पर पड़ती है, जहां वो अपनी होने वाली प्रमोशन के बारे में सोचते हुए विक्टर को एयरपोर्ट से भगाने का प्लान बनाता है। अब वो विक्टर से मिलता है और उसे एयरपोर्ट के दरवाजों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ठीक 12 बजे वहां खड़े गार्ड्स की शिफ्ट खत्म होगी और ठीक 5 मिनट बाद दूसरी शिफ्ट के लोग वहां आएंगे। इतना कहकर वो उसे अमेरिका में दाखिल होने की बात कहते हुए वहां से चला जाता है। अब ठीक 12 बजे डिक्सन गेट पर खड़े लोगों को वहां से हटने का आदेश देता है, जिसे देख विक्टर जैसे ही गेट के पास जाने लगता है कि तभी उसे वहां लगे कैमरा की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देख वो समझ जाता है कि ये डिक्सन की कोई चाल है। अब कहानी में एक और किरदार आता है जिसका नाम होता है अमेलिया वॉरेन, जो एक एयर होस्टेस होती है, और हम देखते हैं कि वो फर्श गीला होने की वजह से फिसल कर गिर जाती है। और इस तरह विक्टर की अमेलिया से पहली बार मुलाकात होती है। अब वहाँ मौजूद गुप्ता ये सब देख लेता है और शाम को अपने दोस्तों को आकर बताता है और शक जाहिर करते हुए कहता है कि विक्टर कोई जासूस है, जिसे एयरपोर्ट वालों ने उनकी जासूसी के लिए छोड़ा है। वहीं दूसरी ओर भूख से परेशान विक्टर को एक महिला दिखाई देती है, जो अपने सामान की ट्रॉली को एक मशीन के पास ले जाती है, जहां उसे मशीन से इसके बदले कुछ पैसे मिलते हैं। अब विक्टर सारा दिन एयरपोर्ट पर खाली ट्रॉलीज को इकट्ठा करता
और पैसे जमा कर अपने लिए खाना और अंग्रेजी सीखने के लिए कुछ किताबें खरीदता है, जहां हम उसे एक ही किताब को 2 भाषाओं में रात रात भर पढ़ते हुए देखते हैं। और इस तरह कुछ ही दिनों में वो टीवी पर आ रही अपने मुल्क की उन खबरों को पढ़ने में कामयाब हो जाता है जिसके लिए उसने कभी रोते हुए लोगों से मदद मांगी थी। अब एक दिन वो फिर से इमिग्रेशन ऑफिस जाता है, जहाँ टॉरेस उसे बार बार वहाँ आने के लिए मना करती है, और हमें वहाँ गुप्ता का एक दोस्त एनरिके दिखाई देता है जो टॉरेस को मन ही मन में प्यार करता था। और रोज की तरह विक्टर ट्रॉलीज को इकट्ठा कर जैसे ही मशीन के पास ले जाने लगता है कि तभी वहाँ एक शख्स आता है जो उसकी ट्रॉलीज को लेकर वहाँ से चला जाता है। और हम पाते हैं कि इसके पीछे डिक्सन की चाल थी जिसने विक्टर को भगाने के लिए उस शख्स को वहाँ नियुक्त किया था। अब भूख से बेबस और लाचार विक्टर के पास एनरिके खाना लेकर आता है और उसे एयरपोर्ट के किचन में ले जाता है, जहां वो उसे बताता है कि वो एयरपोर्ट पर खाना डिलीवरी का काम करता है और टॉरेस को दिलो जान से प्यार करता है। साथ ही वो विक्टर से एक सौदा करते हुए कहता है कि वो उसे हर दिन खाना खिलाएगा, लेकिन इसके बदले उसे टॉरेस की पसंद और नापसंद के बारे में उसे बताना होगा। ये सुन विक्टर राजी हो जाता है और हर दिन वीज़ा के बहाने टॉरेस से मिलना शुरू कर देता है, जहाँ वो रोज़ उसकी पसंद और नापसंद के बारे में पूछता है। और हम देखते हैं कि टॉरेस, जो उसे कभी वहाँ देखना भी पसंद नहीं करती थी, अब हर दिन उसके आने का इंतज़ार करती है। और इन्हीं मुलाकातों के दौरान वो एक दिन उत्सुक होते हुए विक्टर से उस शख्स के बारे में पूछती है। टॉरेस का एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसने उसे धोखा दिया था, और साथ ही वो एनरिके को खबरदार करता है कि अगर उसने टॉरेस को कभी धोखा दिया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। कि तभी उसकी नज़र वहाँ पड़े कुछ औजारों और पेंट के डब्बों पर जाती है और हम उसे वहाँ एक दीवार पर पूरी रात काम करते हुए देखते हैं। और अगली सुबह कुछ कंस्ट्रक्शन के लोग वहाँ आते हैं, जहाँ वो उसके काम को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे अपने साथ काम करने को कहते हैं, जिसके बदले वो उसे पैसे देने का वादा करते हैं। ये सुन विक्टर मान जाता है और उनके साथ अगले दिन से काम करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी ओर हम डिक्सन को देखते हैं, जो अपनी प्रमोशन के लिए चिंतित दिखाई देता है, और विक्टर को एयरपोर्ट पर काम करते देख उसकी चिंता और बढ़ जाती है, जिसके चलते उसे विक्टर को ना चाहते हुए भी एक रेस्ट रूम में रखना पड़ता है। अब एक दिन उन्हें एक विदेशी के बारे में खबर मिलती है जो बिना मेडिकल लाइसेंस के दवाइयाँ ले जा रहा था, जिन्हें कस्टम वालों ने पकड़ लिया था और दवाइयाँ छिन जाने की वजह से खुदकुशी की धमकी दे रहा था। अब वो उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो पाते हैं कि वो विक्टर के पड़ोसी मुल्क से है, जिसके लिए डिक्सन मदद के लिए विक्टर को बुलाता है। अब विक्टर को उससे बातचीत करने के दौरान पता चलता है कि वो दवाएं अपने बीमार पिता के लिए ले जा रहा है। ये सब वो डिक्सन को बताता है, लेकिन डिक्सन उसे अपनी भाषा में ये समझाने के लिए कहता है कि बिना लाइसेंस के वो दवाइयां नहीं ले जा सकता है। जिसे सुन वो शख्स अपने पैरों पर गिरकर डिक्सन के आगे गिड़गिड़ाते हुए दिखता है, लेकिन वो उसकी एक ना सुनते हुए उसे बंदी बना लेता है। ऐसा अन्याय होता देख विक्टर उसकी मदद करने के लिए डिक्सन को बताता है कि दरअसल ये दवाएं वो अपनी बकरी के लिए ले जा रहा है, और यही बात वो अपनी भाषा में उस शख्स को बोलने के लिए कहता है। और वो शख्स टूटी फूटी अंग्रेजी में डिक्सन से कहता है, मेडिसिन फॉर गॉड। ये सुन डिक्सन को मजबूरन उसे छोड़ना पड़ता है, और हमें वो शख्स खुशी के मारे विक्टर का धन्यवाद करते हुए दिखाई देता है। ये सब देख डिक्सन को ये समझते देर नहीं लगती कि विक्टर, जो रोज वीजा के लिए इमिग्रेशन ऑफिस जाता था, जहां उसे उस कानून के बारे में पता चला होगा कि जानवरों की दवाओं पर कोई लाइसेंस नहीं लगता है, और इसी बात का फायदा उठाकर विक्टर ने उस शख्स की मदद की है। अब एक रात विक्टर और उसके साथी एक एयरलाइन ऑफिस में चोरी छुपे दाखिल होते हैं और अमीलिया की फाइल चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उसकी फ्लाइट 3 हफ्ते बाद की है। और विक्टर उससे मिलने और अपनी अधूरी डेट को पूरा करने के लिए एक महंगा सूट खरीदता है। अब डिनर के बाद विक्टर उससे पूछता है कि वो अगली बार वापस कब आएगी, जिसे सुन वो कहती है कि उसका नेक्स्ट शेड्यूल 13 दिन बाद का है। और जाते जाते वो एमिलिया से पूछता है कि जानती हो नेपोलियन ने बावेरिया की जीत के बाद अपनी बीवी को तोहफे में क्या दिया था। जैसे सुन वो उत्साहित होते हुए उससे बताने को कहती है, लेकिन विक्टर उसे बताते ना हुए उसे 13 दिन बाद मिलने को कहता है। वो तोहफा दिखाता है जो नेपोलियन ने अपनी बीवी को दिया था, और जिसे देख एमिलिया सोच में पड़ जाती है कि क्या कोई उससे इतना प्यार भी कर सकता है। अब विक्टर अपना वो कैन खोलते हुए उसे एक फोटो दिखाता है और कहता है कि उसके पिता जैज म्यूजिक के दीवाने थे, और उन्होंने इस फोटो को 1958 में एक अखबार में देखा था, जहां 57 जैज संगीतकार एक साथ मौजूद थे, जिन्हें देखकर वो इतना प्रभावित हुए थे कि उन्होंने सब संगीतकारों को न्यूयॉर्क में लेटर भेजने शुरू किए, और जिसका इंतजार उन्होंने 40 साल तक किया, जहां सभी संगीतकारों ने एक एक कर अपने नाम साइन कर उसके पिता को वापस भेजे। लेकिन आखिरी बचे संगीतकार बेनी गोल्सन के साइन आने से पहले उसके पिता चल बसे, जहां विक्टर ने अपने मरते हुए पिता से वादा किया था कि वो न्यूयॉर्क जाएगा और आखिरी साइन लेकर जरूर वापस आएगा। उसकी ये सच्चाई सुन एमिलिया रो पड़ती है